स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आज हम अपने अल्काइल तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ऐसे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये एक तरीके से फिनॉल का भी रिवीजन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, जस्ट बना के दिखाओ, ठीक। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वैसे नहीं, इंग्लिश पढ़ने का किसी के पास समय नहीं है। आप स्ट्रक्चर बना देंगे तो वो समझ जाएगा कि आपको आता है और आपने समझा दिया कि इसी वजह से और तो ये बनाना जरूरी है। सिर्फ फॉर्म जो है कि मोर स्टेबल फॉर्म क्या है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए अब जो R प्लस है वो अगर उसको अटैक करना है तो वो कहाँ अटैक करे, तो इसीलिए मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाता है, आइसोसाइनाइड। क्यों? क्योंकि ये वाला डी ब्लॉक एलिमेंट है और यहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है। आई होप ये थोड़ा सा ठीक है ना। अब वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आज हम अपने अल्काइल हैलाइड एंड हेलोअरीन्स के लास्ट सेशन को देखेंगे और सारे बचे हुए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपी बोर्ड में आए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो कि जिसकी प्रोबेबिलिटी फिर से एग्जाम में रिपीट होने की, उन सबको एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू ऑब्टेन पिक्रिक एसिड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ठीक। राइट ओनली केमिकल रिएक्शन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। अब पिक्रिक एसिड तो हमने पढ़ा है कहाँ पे आता है, फिनॉल में। तो इसके लिए खाली पीपीटी नेक्स्ट वाली देखते हैं, एक मिनट, ये वाली इसके बाद तो नहीं है, हाँ कोई बात नहीं, इधर देखते हैं। अब हमको बनाना क्या है, पिक्रिक एसिड बनाना है क्लोरोबेंजीन से। और पिक्रिक एसिड क्या होता है, ये हमने देखा था वहां पे फिनॉल चैप्टर में, ठीक है। तो ये होता है हमारा फिनॉल और तीनों जगह पे पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो अब हमें पता है, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ आएगा। पिक्रिक एसिड बनाने के लिए फिनॉल जरूरी है। तो हमारा शुरू कहाँ से हुआ था, क्लोरोबेंजीन से। तो हमें क्लोरोबेंजीन से जाना कहाँ होगा, अगर हमें पिक्रिक एसिड चाहिए तो क्लोरोबेंजीन से कहाँ जाना होगा, सीधी बात है, पहले फिनॉल बनाना होगा। तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए जो प्रोसेस है वो क्या है, उस प्रोसेस का नाम क्या है, डाउस प्रोसेस। क्या है, डाउस प्रोसेस। तो अब वैसे तो एक्सप्लिसिटली डाउस प्रोसेस पूछा नहीं, अगर अलग से पूछा होता तो पूरा डाउस प्रोसेस समझाना होगा, लेकिन यहाँ पे बस कन्वर्जन के रूप में पूछा है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, एक्वस NaOH, ठीक। इसके अलावा HTP मतलब हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आपने एक्वस NaOH लिख दिया और HTP लिख दिया और बाद में लिख दिया दिस इज नोन एज डाउस प्रोसेस, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको आता है। और उसके बाद आप क्या बना दोगे, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, ठीक, ये बन गया। अब फिनॉल से पिक्रिक एसिड कैसे बनता है, जब नाइट्रेशन कब किया जाता है, कंसंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में, ठीक। डाइल्यूट HNO3 लेंगे तो क्या होगा, एक बार ऑर्थो पे अटैक, एक बार पैरा पे अटैक। लेकिन जब हम कंसंट्रेटेड HNO3 ले लेते हैं तो क्या होता है, OH क्योंकि हमें पता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग एजेंट होता है, इसमें -I होता है लेकिन +M होता है और इसका +M डोमिनेंट होता है। जबकि हेलोजन ग्रुप में क्या होता है, यहाँ -I और +M होता है लेकिन इसका -I डोमिनेंट होता है। तो इसका +M क्योंकि डोमिनेंट है तो ये पूरी रिंग को जरूरत से ज्यादा एक्टिवेट कर देगा। तो अब कंसंट्रेटेड HNO3 कैसे टूटेगा, OH- और NO2। अब ये जो NO2 ग्रुप है कहाँ कहाँ अटैक करेगा, क्योंकि ये +M कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो जितने भी ऑर्थो पैरा ग्रुप हैं, तीन के तीनों पे ये क्या कर देगा, अटैक। यहाँ पे OH, ऑर्थो पे भी NO2, पैरा पे भी NO2, ऑर्थो पे भी NO2। तो ये क्या बन गया हमारा, पिक्रिक एसिड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये एक तरीके से फिनॉल का भी रिवीजन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। वापस चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हो गया हाउ विल यू ऑब्टेन पिक्रिक एसिड, ठीक है। राइट ओनली केमिकल इक्वेशन तो वो भी हमने देख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब वेरी शॉर्ट था तो 2 ही नंबर का था तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखो, ऑल दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब -I, एक मिनट, इसका मतलब ये क्या कह रहा है, क्लोरीन कैसा है, -I ग्रुप है, बट येट इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। क्यों है, क्योंकि -I के साथ साथ उसके साथ क्या है, +M। क्योंकि +M है इस वजह से वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। वाई पूछा है तो वाई में रीजन क्या आ जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, अगर उसने यहाँ तक बात पूछी है
तो इसका मतलब वो चाह रहा है कि आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के दिखाओ। ठीक, अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वैसे मैंने लास्ट टाइम पे बनाया तो चलिए एक बार जल्दी से ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। ठीक, अब क्लोरोबेंजीन ये रहा, जल्दी से लिखिए। क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, और क्योंकि ये प्लस है ना तो ये लोन पेयर क्या होगा, रिंग पे डीलोकलाइज, रिंग पे डीलोकलाइज होगा तो क्या होगा, ठीक, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक, फिर से ये इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन और डबल बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन। ठीक है, ये फर्दर डीलोकलाइजेशन होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पे। ये सब लास्ट में हम देख चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं जल्दी से कर रहा हूँ। ठीक है, फिर फर्दर इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन और इधर से फिर से डीलोकलाइजेशन, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये और इधर नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज। लास्ट स्टेप पे क्या होगा, डीलोकलाइजेशन और फर्दर फिर क्लोरीन से जो चार्ज है वो हट जाएगा। अब इस पूरी प्रक्रिया में क्या हो गया, इस पूरी प्रक्रिया में 3 स्ट्रक्चर ऐसे बने, यहाँ पे कुछ नहीं है, 3 स्ट्रक्चर ऐसे बने जिनमें ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन, क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब अगर तीनों ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आया, अब अगर किसी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो वो कहाँ अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे। तो अटैक क्यों होता है, क्योंकि इसका जो प्लस एम जो ग्रुप है ये क्या करता है, रिंग को एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट कैसे करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कहाँ बढ़ जाती है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। अब इतनी इंग्लिश पढ़ने का किसी के पास समय नहीं है, आप स्ट्रक्चर बना देंगे तो वो समझ जाएगा कि आपको आता है और आपने समझा दिया कि इसी वजह से ऑर्थो। तो ये बनाना जरूरी है, सिर्फ थ्योरी लिख के आओगे पूरे नंबर वो कभी नहीं देगा, ये स्ट्रक्चर बनाओगे तब देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो ये हो गया सेकंड वाला। थर्ड देखते हैं, हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड। ठीक है, तो ये हो गया एज मेन प्रोडक्ट व्हाइल AgCN फॉर्म्स आइसोसाइनाइड। तो देखिए पहले तो देख ही लेते हैं, ये है एल्काइल, राइट, इसकी रिएक्शन KCN से अगर हुई तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, तो क्या बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट RCN। अब देखिए ये S ब्लॉक का मेटल है, ठीक, S ब्लॉक का मेटल, तो ये तुरंत टूटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगी, बात समझ रहे हो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड है तो रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी से होगा, तेजी से होगा। नेक्स्ट सिस्टम में क्या कह रहा है, लेकिन AgCN से रिएक्शन करने जाओ तो आइसोसाइनाइड बन जाता है। अब क्यों बनता है भाई, AgCN कैसा है, D ब्लॉक एलिमेंट, तो इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर कम है, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। इसका ये मतलब नहीं ये कोवलेंट बॉन्ड है, आयनिक और कोवलेंट कैरेक्टर में फर्क पता होगा कि मान लो इसमें अगर 90% आयनिक कैरेक्टर है तो इसका आयनिक कैरेक्टर मान लो 70% ही होगा, तो क्योंकि 70% या 65% होगा तो इसमें परसेंटेज ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगी तो अगर AgCN बॉन्ड टूट रहा है कि ये टूट के प्लस हुआ और इस पे नेगेटिव आया, तो जितनी देर में ये माइनस वाला इस पे अटैक करेगा उतनी देर में ये अंदर अपना आइसोमेरिज्म शो कर रहा होगा। साइनाइड ग्रुप CN माइनस है तो CN माइनस ऐसा होता है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, बात समझ लो, ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरीके से CN पे होगा तो अंदर आइसोमेरिज्म भी शो करने की प्रोबेबिलिटी है कि अब ये अगर आइसोमेरिक फॉर्म शो करेगा तो इसकी आइसोमेरिक दूसरी क्या होती है, ये हो जाए कि नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए। ठीक है, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यूं हो जाए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ये, तो इसका नेगेटिव चार्ज खत्म और जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ गया, नाइट्रोजन पे, तो ये इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो AgCN जब तक ब्रेक होने के बाद बॉन्ड CN रिएक्ट करता है तब तक जो उसकी आइसोमेरिक फॉर्म है आइसोसाइनाइड भी बन जाती है। ये क्यों होता है, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज में देखेंगे तो कार्बन लेफ्ट में, नाइट्रोजन राइट में, तो नेगेटिव चार्ज किस पे आना चाहिए, इसी पे आना चाहिए। तो इसलिए ये अपनी मोर स्टेबल फॉर्म जो है कि मोर स्टेबल फॉर्म क्या है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए अब जो R+ है वो अगर उसको अटैक करना है तो वो कहाँ अटैक करेगा, इस आइसोसाइनाइड पे। तो इसीलिए मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाता है, आइसोसाइनाइड। क्यों, क्योंकि ये वाला D ब्लॉक एलिमेंट है और यहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई इज क्लोरीन एटम ऑफ क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन एटम ऑफ क्लोरोइथेन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाला। देखो कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन का जो क्लोरीन एटम है वो लेस रिएक्टिव है, जबकि क्लोरीन एटम वाला मतलब ज्यादा रिएक्टिव। तो देखो भाई क्या रीजन समझो, चेंज। चलो यहाँ देखते हैं, नहीं नेक्स्ट में देखते हैं। ये रहा क्लोरोबेंजीन, अरे पेन नहीं, ठीक, देखो ये क्लोरोबेंजीन है। अब हमें पता है क्लोरोबेंजीन के जो लोन पेयर है वो क्या है, पूरी रिंग पे डीलोकलाइज।
क्योंकि इसके लोन पेयर पूरी रिंग पे डिलोकलाइज है, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये हो जाता है ना। तो अब किसी इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना तो वो कहाँ करेगा, रिंग पे करेगा। तो क्लोरीन एटम से तो कोई रिएक्शन होना पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसके लोन पेयर क्या हो जाते हैं, रिंग पे डिलोकलाइज। और जबकि कोई एल्काइल वाली सिस्टम, एल्काइल वाली हैलाइड है जैसे CH3 CH2 Cl, तो इसका लोन पेयर इसके पास ही रहा, कोई डिलोकलाइजेशन की संभावना तो है नहीं। तो अब यहाँ पे जो रिएक्शन है वो इस न्यूक्लियोफाइल से होगी, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो जितनी भी होती है केसिन वाली, क्योंकि इसका लोन पेयर इसके पास ही है ना, तो इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इंटैक्ट है। तो अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, अब ये यहाँ पे अटैक कर देगा। जबकि यहाँ पे इसका लोन पेयर ही डिलोकलाइज हो गया है, तो क्लोरीन के माध्यम से कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, जबकि यहाँ पे लोन पेयर उसका इंटैक्ट है। तो अब सिंपल ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशंस एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन से ये सब चीजें कैसे होंगी, ये वाली बात हो रही है। अब देखिए भाई, पहला क्लोरोबेंजीन है C6H5Cl, यही है। बनाना क्या है, कह रहा है बेंजीन बना दो। ठीक, अगर यहाँ पे बेंजीन बनाना है तो इसका मतलब C6H5 पे क्या जुड़ जाना चाहिए, H, कोई ऐसी चीज लें। तो अगर इधर भी H जोड़ दें तो इसका मतलब क्या है, रिडक्शन कर दें। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का रिडक्शन, तो रिडक्शन करने में बेंजीन बन जाएगा। तो किसी को पता नहीं होता है, लेकिन इसमें ऐसे ही किया जाता है कि जो बनाना है, जिससे बनाना है वो देख लो, क्या जोड़ना है वो जोड़ के देख लो, फिर उसी को एज ए रिएक्टेंट यूज कर लो। तो अब यहाँ पे आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट में रिएक्शन हो गई। ठीक, इजी क्वेश्चन, अब समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिनॉल बनाना है। किससे बनाना है भाई, कहाँ गया, क्लोरोबेंजीन। तो देखिए अब ये डाउस प्रोसेस है, एक बार इसको अच्छे से ही देख लेते हैं। ये रही क्लोरोबेंजीन, बनाना क्या है, फिनॉल। कैसे बनेगा, पहली बार NaOH से रिएक्शन कराई। ठीक, अब पहली बार NaOH से रिएक्शन कराई तो क्या होगा, ये Na+OH-, ये Cl पे माइनस, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो माइनस वाला माइनस को अगर रिप्लेस करेगा तो ये OH बना। लेकिन जैसे ही OH बना, क्योंकि जब बीकर में आप बाहर से NaOH डाल दोगे तो NaOH का इफेक्ट तो रहेगा, जैसे ही इंटरनल NaOH बना वो फिर से NaOH से रिएक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि फिनॉल कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर, तो इसके पास तो H+ है और इसके पास नेगेटिव चार्ज, तो फिर से ये प्लस माइनस में टूटेगा, तो H+OH- तो पानी निकल जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। मेन क्या है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ONA। ठीक, अब यही समस्या है, बुक में क्या है, ये स्टेप स्किप हो जाता है। बुक में क्या दे देते हैं, डायरेक्ट दे देते हैं। क्या लिख देते हैं कि अगर ये तुम्हारा क्या है, क्लोरोबेंजीन है, सॉरी, ये अगर क्लोरोबेंजीन है तो बुक में लिख देते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH है और सीधे बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये समझाते नहीं है कैसे हुआ, जो मैंने समझा दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ONA बन गया। ठीक, अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, डाइल्यूट HCl थोड़ा सा डाल दिया। डाइल्यूट HCl डालोगे, ये प्लस माइनस, तो ये प्लस वाले को फिर से प्लस रिप्लेस कर देगा, क्या बन जाएगा, फिनॉल। ठीक, एक बात। दूसरी बात, लैब में कोशिश करते हैं कि कोई भी एसिड जो है उसको एसिड की फॉर्म में स्टोर ना करें, सॉल्ट की फॉर्म में, क्योंकि एसिड क्या है, बीकर से रिएक्ट करता रहता है। बीकर से रिएक्ट करेगा तो कभी वायलेंट रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ब्लास्ट हो सकता है। तो सॉल्ट के फॉर्म में, नमक तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सॉल्ट के फॉर्म में उसको स्टोर कर लो, जब भी जरूरत हो बाहर से थोड़ा डाइल्यूट HCl बनाया लैब में, मतलब यूज के लिए, और उसको यूज कर लिया। तो कोशिश करते हैं कि जो भी रिएजेंट है उसको सॉल्ट के फॉर्म में लैब में स्टोर कर लें। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो हमने बेंजीन देख लिया, हमने फिनॉल भी देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लोरोबेंजीन से जाना है एनिलीन और क्लोरोबेंजीन से जाना है टॉलिन। तो ये वाले क्वेश्चन भी देखते हैं। ठीक है, अब क्लोरोबेंजीन से एनिलीन वाला देखेंगे हम। चलिए देखते हैं भाई, क्लोरोबेंजीन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अगर ये RX है, इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड की अमोनिया से कर दें तो क्या होगा, HX, भाई ये कैसे टूटेगा, H+ NH2-, ये कैसे टूटेगा, R+X-। तो R+ NH2- मिला के क्या हो गया, RNH2 प्राइमरी अमीन। तो अब R की जगह अगर बेंजीन ले लें तो सेम ही रिएक्शन होगी, आप समझ रहे हो। यानी R की जगह अगर हम C6H5 ले लें और क्या लिख दें, हैलाइड था ना, हाँ, क्लोरोबेंजीन, C6H5Cl प्लस NH2 या NH3, तो सेम ही रिएक्शन हो गई, माइनस प्लस, ये कैसे टूटेगा, H+ और NH2-। अब यहाँ पे क्या अटैक करेगा, NH2 आयन, क्या बन जाएगा, C6H5
NH4। तो क्या बन गया हमारा? टॉलीन बन गई। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पे टॉलीन बनाई जा सकती है। ठीक है, ये समझ में आना बहुत जरूरी है कि ये रिएक्शंस होती कैसे हैं। ठीक है, एक ये बात हो गई। अब क्या कह रहा है? क्लोरोबेंजीन से टॉलीन बना दो। तो चलो ये भी देखते हैं। हमने वुड्स रिएक्शन देख ली थी, अब एक होती फिटिक और फिर एक होती वुड्स फिटिक, तो वो भी देखते हैं। चलिए हमें क्या बनाना है? टॉलीन। देखिए भाई, वुड्स रिएक्शन क्या थी, जल्दी से याद कर लेते हैं। RX 2 सोडियम XR, ठीक, NaX निकल गया तो क्या बना? R बन गया। ये क्या थी? वुड्स रिएक्शन। फिटिक क्या है? C6H5, R की जगह फिनाइल ले लिया, प्लस 2 सोडियम प्लस X C6H5, ठीक। इधर से NaX निकाल दिया तो क्या बना? बाइफिनाइल। ये क्या है? फिटिक रिएक्शन। क्या है? फिटिक। अब वुड्स फिटिक मतलब आधा वुड्स आधा फिटिक, अगर ये कर दें तो देखो भाई, हमें अच्छा टॉलीन ही चाहिए थी, तो एक बार ले लें CH3Br 2 सोडियम, तो ये तो हमें वुड्स वाली मिल गई, और एक बार ले लें Cl C6H5, या यहाँ भी Br ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब NaBr निकल गया, आधा वुड्स आधा फिटिक। अब CH3 C6H5 मिलके क्या बना देगा? टॉलीन, ठीक। तो ये रिएक्शन कैसे पॉसिबल है? अरे यार, ठीक, कैसे बनेगा टॉलीन? वुड्स फिटिक, एक बार एल्काइल हैलाइड एक बार एरिल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब डायरेक्ट, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं देते हैं, ऐसे इनडायरेक्टली देते हैं, लेकिन आपको ये क्वेश्चन देख के ये समझ में आ गया होगा कि ये सारी रिएक्शन हमारे सिलेबस से ही हैं, कहीं बाहर से नहीं आएंगी। बस हमें शांत मन में रहना है, ठंडे दिमाग से सोचना है, और जो हमने याद किया है उसी की एप्लीकेशन लगाने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। यही पर्पस है इन क्वेश्चन को सॉल्व कराने का। ऐसे तो आप अनंत क्वेश्चन करते रहिए, जो आपको मेन मुद्दा समझ में आ रहा होगा, जो हमने सिलेबस में क्वेश्चंस किए हैं, रिएक्शन पढ़ी, उन्हीं रिएक्शंस को इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां तक हमने देख लिया चेंज, ठीक। अब ये वाला आता है व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होगा जब। खाली केमिकल रिएक्शन दो तो ठीक है, इसमें ज्यादा बातचीत नहीं करनी है, ज्यादा थ्योरी नहीं लेनी, सीधे केमिकल इक्वेशन और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम आ जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं N-ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH, ठीक। अब देखिए वही फेमस क्वेश्चन आ गया उसका फेवरेट, CH3 CH2 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 Cl, N-ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया, N मतलब नॉर्मल, किसके साथ? अल्कोहलिक KOH। अब ये बात लास्ट दोनों टर्म पे हो चुकी कि भाई अल्कोहल आदमी को भी एलिमिनेट करेगा, तो रिएक्शन को भी क्या करेगा? एलिमिनेट। तो यानी यहाँ कौन सी रिएक्शन होगी? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कौन सी होती है सिलेबस में? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। हेलोजन तो है, बगल वाला हाइड्रोजन भी ये क्या कर देगा? एलिमिनेट। तो एक बार क्लोरीन निकलेगा, एक बार इधर से हाइड्रोजन निकलेगा, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये वही हमारी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। तो सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा कुछ था नहीं। अगर हमें सिंपल सी बात पता है अल्कोहलिक KOH डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करती है, तो ये रिएक्शन एग्जाम में बन जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ये वाला देखते हैं। ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ डाइथन। ब्रोमोबेंजीन, तो ये C6H5 और Br, ये हो गई ब्रोमोबेंजीन। किससे रिएक्शन हुई? Mg से इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो बनेगा क्या? C6H5 Mg Br। अब ये क्या है? इसको एक तरीके से R की तरह ट्रीट करो। ये क्या है? Mg, ये क्या है? X। ये क्या बन गया हमारा? ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट। तो एक तरीके से ये हमसे क्या पूछा है? प्रिपरेशन। किसकी प्रिपरेशन पूछ रही है? ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है? क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद एक्वस NaOH। अब ध्यान से इस क्वेश्चन के सोल को समझना, ये जरूरी है, नहीं तो फिर फंस जाओगे। क्लोरीन की रिएक्शन NaOH से, क्लोरीन की जब NaOH से रिएक्शन करते हैं तो होता क्या है? माइनस प्लस फिनॉल बनता है, ठीक। अब वो बात अलग है, फिर से NaOH से रिएक्शन होगी तो ONA बनेगा, ठीक।
और उसके बाद क्या करते हैं, डाइल्यूट HCl। तो एक्वस क्यों लिखा है, क्योंकि जो HCl होता है वो कैसा होता है, डाइल्यूट, मतलब एसिड उसमें नाम मात्र का होता है 5%, 95% क्या होता है, वाटर। तो इसीलिए उसने क्या बोल दिया, एक्वस NaOH, और जानबूझ के HCl नहीं मेंशन किया। लेकिन ये आपकी समझदारी है, समझ जाना कि Cl की रिएक्शन अगर NaOH से हो रही तो वो किस तरह हिंट कर रहा है आपको, डाउस प्रोसेस। तो देख लो आज के लेक्चर में तीसरी बार इनडायरेक्टली डाउस प्रोसेस उसने पूछ लिया। तो इसका मतलब है कि डाउस प्रोसेस चाहे जो हो जाए प्यारे बच्चों, हमें किसी भी हाल में छोड़ के नहीं जाना है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इन आवर यूपी बोर्ड क्लास 12 एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो डाउस प्रोसेस अच्छे से करके जाना। ये क्या करता है, क्लोरोबेंजीन से प्रिपरेशन किसके काम में आता है, फिनॉल के, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वही रिएक्शन जो अभी हमने थोड़ी देर पहले की, एज इट इज आपको लिख देनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें क्या कह रहा है, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन सैंडमेयर रिएक्शन और राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोजन, नहीं हेलोजिनेशन होगा, इसको सही कर लेना, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडरक्राफ्ट रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन, ठीक है। राइट द मेन यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशंस द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म फ्रॉम इथाइल अल्कोहल व्हाइल, ठीक है। अब पहले सैंडमेयर और ये सारी रिएक्शन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। अब सैंडमेयर रिएक्शन तो हमें पता ही है भाई। सैंडमेयर रिएक्शन किस लिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड CuCl प्लस HCl। CuCl की रिएक्शन जब HCl से होगी तो ये क्या होगा, एक बात तो पहले समझ लो, जब भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन होगी तो ये इतना बल्की और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है कि ये बहुत अनस्टेबल होता है। तो जब भी रिएक्शन होगी सबसे पहला काम होगा, यहाँ से नाइट्रोजन ग्रुप निकल जाता है, तो क्या निकलेगा, N2। बचा क्या, एक तरीके से देखोगे तो C6H5Cl बचा। अब ये जो H+Cl है, यहाँ से ये वाला Cl आके इस पे अटैक करता है और क्या बन जाता है, रिप्लेस कर देता है पहले वाले Cl को, C6H5Cl। अब आपको देख के पता नहीं चलेगा, क्या पता वही क्लोरीन रह गया, वही क्लोरीन। तो इसकी मतलब ये बात वेरीफाई करने के लिए अगर आप CuBr की रिएक्शन HBr से करा दोगे, ठीक, तो यहाँ पे प्लस माइनस, तो ये Br इसको क्या करेगा, रिप्लेस, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, C6H5Br। तो इस बात से ये तय हो जाता है कि जो यहाँ वाला हैलाइड होता है वो यहाँ वाले हैलाइड को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन, और यही लेबोरेटरी प्रिपरेशन भी होती है। तो कभी आपको लिख के आ जाए कि राइट लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, तो आपको कौन सी रिएक्शन देनी है, सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो ये वाला भी हो गया, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा था वो, हेलोजिनेशन करो, सल्फोनेशन करो, नाइट्रेशन करो, फ्रीडरक्राफ्ट रिएक्शन करो। इन शॉर्ट वो कह रहा है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके दिखाओ। ये चारों क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक एक करके देखते हैं भाई। सबसे पहले हेलोजिनेशन, अगर हमने क्लोरोबेंजीन ले ली तो क्या करें, मान लो ब्रोमिनेशन कराना है, तो क्या करें, जो भी लेंगे वही वाला यहाँ पे या तो FeBr3 या तो AlCl3 होता है, तो AlBr3 ले लो। ये कैटलिस्ट के रूप में लेना जरूरी है। देखो हर क्वेश्चन में मैं कैटलिस्ट नहीं लेता हूँ, बोलता भी नहीं हूँ, याद करना। लेकिन ये रिएक्शन ऐसी हैं कि अगर ये आप नहीं लोगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी और गलत हो जाएगा। दूसरी बात, ये बिहेव करता है एज लुईस एसिड। कैसे, लुईस एसिड। अब कॉम्पिटिशन में ये चीज पूछी जाती है इसलिए बता दिया, ठीक है, बोर्ड तो नहीं पूछेंगे। अब तो फिर सिंपल हो गया, ये कैसे टूटेगा भाई, Br+ Br-। हमें पता है इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है, क्योंकि क्लोरीन पे क्या होता है, प्लसन, और प्लसन कैसा होता है, ऑर्थो एंड पैराडाइटिंग। तो एक बार ये ब्रोमोनियम आयन यहाँ अटैक करेगा, एक बार ये ब्रोमोनियम आयन यहाँ अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा, क्लोरीन और इधर Br। ऐसे ही एक बार ये पैरा पोजीशन पे जब अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर Br, ठीक। और हमेशा जो पैरा पोजीशन वाला होता है वो क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट। कारण क्या है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यहाँ पे ज्यादा। भाई ब्रोमीन को अटैक करना है तो इधर से आके अटैक नहीं कर सकता, क्लोरीन है बल्कि ग्रुप, इधर से खुला मैदान है, आए अटैक करे, कोई दिक्कत नहीं, कोई रुकावट नहीं। तो ये मेजर प्रोडक्ट क्यों होता है, ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है।
ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, तो ये क्या हो गया, हेलोजिनेशन। नेक्स्ट क्या था, सल्फोनेशन। तो भाई ये क्लोरीन कंसंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 कैसे टूटता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, 10 बार बता चुका हूँ। OH माइनस SO3H प्लस। अब ये SO3H प्लस यही इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये क्या करेगा, एक बार ऑर्थो पे अटैक, एक बार पैरा पे अटैक। तो कुछ मत करो, एक बार ऑर्थो पे जोड़ दो Cl SO3H और एक बार इसको पैरा में जोड़ दो Cl SO3H। हो गया भाई, आसान है ये भी, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, 2 हो गए, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन। नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रेशन। ये क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। अब HNO3 से रिएक्शन है, आपकी मर्जी, डाइल्यूट ले लो, कंसंट्रेट ले लो, डजंट मैटर, साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना पड़ेगा। अब वही बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में HNO3 कैसे टूटेगा, OH माइनस NO2 प्लस। अब यही इलेक्ट्रोफाइल है, ये कहाँ अटैक करेगा, एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे। तो बना दो भाई, Cl एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे। ठीक है, क्लोरीन और इधर NO2 पैरा पोजीशन। मेजर क्या, ये क्यों, ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। अब आप ये भी सोच रहे हो इधर से H निकला है व्हाट, अरे वो सब नहीं दिखाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेजर प्रोडक्ट पे ध्यान होता है, बैलेंसिंग की भी जरूरत नहीं। मेजर प्रोडक्ट लिखना है, विदाउट बैलेंसिंग आपको पूरे नंबर मिलेंगे, बकाया, मतलब बशर्ते आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम लिख दिए हो। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और ये क्लोरोबेंजीन, इतना लिख दिया, आपके नंबर पूरे फुल सिक्योर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो चलिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देख लेते हैं। अब फ्रीडल क्राफ्ट में भी 2 आती हैं, तो दोनों देखेंगे हम। सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट की कौन सी है, एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन देखते हैं। चलिए देखिए, ये है क्लोरोबेंजीन। अब फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन CH3Cl। फिर से यहाँ पे AlCl3 लेना जरूरी है, कैटलिस्ट है और किसकी तरह बिहेव करता है, पीछे बताया था, लुईस एसिड। ठीक, कैसे टूटेगा, प्लस माइनस। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो कहाँ अटैक करेगा, एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे। ठीक हो गया। अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे बार बार देख के कि एक बार ऑर्थो पे आया, एक बार पैरा पे, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, कौन सा बनेगा, पैरा वाला। ठीक है भाई, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एल्काइलेशन हो गया। दूसरी फ्रीडल क्राफ्ट कौन सी होती है, एसिलेशन। तो चलो एसिलेशन देखते हैं। एसिलेशन में क्या होता है, ये रहा क्लोरोबेंजीन, तो एसिल ग्रुप से रिएक्शन CH3COCl। यहाँ पे क्या होगा, फिर से वही हमारा प्यारा AlCl3। अब ये बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, प्लस माइनस, क्योंकि क्लोरीन तो यही है, तो बॉन्ड यहीं से ब्रेक होगा। अब यही गलती करते हैं बच्चे, ध्यान से देखना, क्योंकि बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, तो यही वाला कार्बन जो है यहाँ जाके अटैक करेगा, CH3 वाला नहीं करेगा। कौन सा कार्बन, ये वाला जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे। गलती मत कर देना, ये वाले CH3 को मत जोड़ देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मतलब प्रोडक्ट देखो, Cl, इधर क्या आएगा, CO CH3 और इधर क्या आएगा, Cl CO CH3। ठीक, अब फिर से भाई पहला वाला क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। ठीक, आई होप यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। तो ये क्या था भाई, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब क्योंकि बात फ्रीडल क्राफ्ट की चली, तो यहाँ पे एक बात और करते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जब भी होगी तो खाली एसिटाइल क्लोराइड नहीं लेंगे, हमेशा साथ में पैरेलल क्या चलेगा, एसिटिक अनहाइड्राइड। ठीक, ये होता है एसिटिक अनहाइड्राइड। ये कैसे बनता है, हमें पता है। अनहाइड्राइड क्या होता है, एसिड का सूखा हुआ पार्ट। किसी भी एसिड में से जब हम पानी निकाल लेते हैं तो उसका जो सूखा हुआ सॉलिड पार्ट बचता है, उसको बोलते हैं उस एसिड की एनहाइड्राइड। जैसे कि उदाहरण के तौर पे ये देखो, अगर मान लिया ये हमारा एसिटिक एसिड है, ठीक है, CH3COOH, तो इधर से पानी निकाल लिया, क्या बचा, यही एसिटिक अनहाइड्राइड। अब हमें पता है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, तो इधर आएगा पॉजिटिव, इधर आएगा नेगेटिव। देखो यहाँ भी CH3CO पॉजिटिव आया, यहाँ भी आया। अब जहाँ पे ये अटैक करता है वहां से H निकलेगा, तो वो तो H प्लस के साथ एसिटिक एसिड बना लेगा, उससे कोई मतलब नहीं। तो ये रिएक्शन और ये रिएक्शन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पैरेलल चलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कहीं पे एसिटाइल क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है तो एसिटिक अनहाइड्राइड रिएक्ट ना कर रहा हो। इस बात को हमें ध्यान में जरूर रखना है। और एक बात, ठीक, और एक बात जरा ध्यान देते हैं, ध्यान से देखिए जरा। एसिटाइल क्लोराइड की कहानी थोड़ी सी अलग है।
हम क्यों फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन को प्रेफर करते हैं? क्यों? क्योंकि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा क्यों है, जरा देखिएगा ध्यान से। हमने CH3COCl लिया, ठीक, कोई बात नहीं, AlCl3 था। अब AlCl3 मैंने क्या बताया, लुईस एसिड होता, नहीं भरोसा तो ये देखो Al का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 3s2 3p1। अब ये सब बोर्ड में नहीं आता कंपटीशन में, लेकिन देख लो, चलो अब देख ही रहे तो ये एल्युमिनियम हो गया भाई, एल्युमिनियम का ये हो गया 3s2, ये हो गया 3p1, ठीक। 3 क्लोरीन से बॉन्ड बनने, यहाँ पे खाली इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, तो ये ग्राउंड स्टेट है GS, इसको एक्साइट करा दो एक्साइटेड स्टेट में, तो इधर बचेगा एक इलेक्ट्रॉन और ये इधर फंदा दो, ठीक। एक 3 क्लोरीन ने यहाँ बॉन्ड बना दिया, हो गया हो गया हो गया, एक पूरा ये खाली बचा है ऑर्बिटल्स। तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी, अब इलेक्ट्रॉन की कमी तो ये किस तरह बिहेव करेगा, लुईस एसिड, तो इलेक्ट्रॉन की कमी तो इस तरह तो है ना, न्यूक्लियोफाइल, तो ये क्या करेगा, एल्युमिनियम पर अटैक करेगा और इसका लोन पेयर कहाँ जाके बैठ जाएगा, यहाँ पे, ये जो खाली इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये जाके वहाँ अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, तो ये तो चलो AlCl4 बना लेगा, कोई बात नहीं। बचेगा क्या, बचेगा एसिटाइल कार्बोकैटायन। अब इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है प्यारे बेटे और बेटियों, ध्यान से देखना, CH3 C डबल बॉन्ड हुआ है, ठीक, इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब अगर इसके पास लोन पेयर है तो ये लोन पेयर डोनेट करेगा, जैसे ही ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो क्या स्थिति पैदा होगी, CH3C, यहाँ पे क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से देखो जरा, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है तो बात खत्म, इस कार्बन को देखो 1 और 3 4 बॉन्ड बना रहा तो इसकी भी टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई, काम खत्म, लाइफ जिंगा डाला। इस ऑक्सीजन को देखो 6 होता है वैसे, ठीक, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्लस तो 1 इलेक्ट्रॉन कम तो 5, लेकिन 3 बॉन्ड बनाए तो 8, तो वापस इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो जितने भी हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा, ये इकलौता ऐसा रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट का जहां पे जो इंटरमीडिएट है स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट, उसमें जितने भी इंटरमीडिएट स्टेट में चीजें हैं उन सबकी, उन सारे एलिमेंट्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, कहीं भी कुछ कमी नहीं। जैसे CH3 पॉजिटिव बना, यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इंटरमीडिएट स्टेट जो बनी सबका ही ऑक्टेट कंप्लीट है, इस वजह से ये मोस्ट स्टेबल। अब ये मोस्ट स्टेबल तो रिएक्शन किस तरफ जाती है, स्टेबिलिटी की तरफ, तो ये वाली रिएक्शन सबसे तेज भागेगी, तो इस रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगी, सबसे फास्टेस्ट। तो मान लो कंपटीशन में जेईई में सवाल बनेगा तो यही बनेगा कि हेलोजिनेशन है, सल्फोनेशन है, नाइट्रेशन है, फ्रीडल-क्राफ्ट है, क्लोरोबेंजीन में फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ होगा, सबसे फास्टेस्ट कहाँ होगा, फ्रीडल-क्राफ्ट के किसका, एसिलेशन का। तो अगर इसको मान लो रेट ऑफ रिएक्शन R4 मान लो, बाकी का R1 R2 R3 मान लो, पूछे हाईएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ होगा, ये हेलोजिनेशन मान लो, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, तो हाईएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ पे हो जाएगा, फ्रीडल-क्राफ्ट के एसिलेशन का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं।